बढ़िया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह 7 बजे डेली जो है वीडियो ला रहा हूँ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये वीडियो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आप जितने भी स्टाफ नर्स की तैयारी करने वाले या करने वाली हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम में डेली 6 बजे आता है MCQ, तो उससे भी देखना नहीं भूलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए आज जो मैं लेकर आया हूँ यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेकर आया हूँ, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपके सिलेबस में दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और थ्योरी लेकर आया हूँ, ठीक है। पहला वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ का, बाकी यह थ्योरी का नंबर का टोटल तीसरा वीडियो है, ओके। कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी PHC, एक होता है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ये है PHC जो होता है ये मैं बता दूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है यह आपके 20 से 30 हज़ार के जनसंख्या पर होता है। 20,000 जनसंख्या वहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो, जनजातीय क्षेत्र हो, 20,000 के जनसंख्या पर एक PHC होता है। लेकिन समतल मैदानी एरिया जहाँ हो वहाँ पे 30,000 के जनसंख्या पर जो है आपके एक PHC होता है। बातें को समझ रहे हैं। PHC को देख रेख MO के अंदर होता है, मेडिकल ऑफिसर के अंदर होता है। इसके मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में PHC जो है चलता है, ठीक है, समझ गए। चलिए PHC प्राइमरी हेल्थ केयर जो है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब होता है सबसे प्राइमरी केयर यानी सबसे प्राथमिक देखभाल, ठीक है, सबसे फर्स्ट देखभाल को हेल्थ केयर का एक आदर्श मॉडल माना जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर को हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल का एक आदर्श एक आइडियल जो है मॉडल माना जाता है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 1978 में आलमा आटा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हुई थी। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मॉडल है वह आदर्श पर आधारित है, यानी प्राइमरी केयर का आदर्श पर आधारित प्राथमिक मॉडल है, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसको स्टार्ट 1978 में आलमा आटा में एक स्वास्थ्य पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में PHC का जो है शुभारंभ किया गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे आता हूँ। वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, देखिए एक लक्ष्य रखा गया था। वह लक्ष्य 1977 में जब WHO के सभा चल रहा था, विश्व स्वास्थ्य सभा चल रहा था, तो इन सभा में प्रस्तावित किया गया कि हमें 2000 ईस्वी तक जो है सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जो है रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेल्थ फॉर ऑल जो है कब लक्ष्य जो है निश्चित किया गया। तो कब निश्चित किया गया? 1977 में निश्चित किया गया। कहाँ निश्चित किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सभा में प्रस्तावित किया गया कि 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य जो है लक्ष्य रखा जाए, और 1977 में रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। मतलब हेल्थ फॉर ऑल को जो परिभाषित किया गया उसी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ही वह निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। यानी हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब होता है कि स्वास्थ्य एक ऐसा स्तर प्राप्त करना, स्वास्थ्य का एक ऐसा हेल्थ का एक ऐसा लेवल प्राप्त करना जो प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी जीवन जीने योग्य बना सके। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब होता है कि सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए ऐसा स्वास्थ्य जो हर एक व्यक्ति उसका लाभ ले सके, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ठीक है, सब अपने जीवन को जीने के लिए जो है योग्य बना सके। ऐसा स्वास्थ्य जो गरीब अमीर न देखे, सबको जो है एक समान ट्रीट करे, सबको जीवन जीने के लायक योग्य बनाए, ठीक है। तो ये सबके लिए स्वास्थ्य मतलब सबके लिए, कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। यही हेल्थ फॉर ऑल था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम के अंतर्गत 30,000 की पॉपुलेशन, पहाड़ी क्षेत्र दूरवर्ती क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य सहायक महिला की नियुक्ति की गई। माय डियर, मैं बता दूं कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत यानी मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम के अंतर्गत 30,000 की पॉपुलेशन जो है आपके
नॉर्मल क्षेत्र में, ठीक है, और 20,000 की पॉपुलेशन दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में जो है आपको एक एक जो है स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति जो है इस स्कीम के अंतर्गत की जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक स्वास्थ्य सहायक महिला 6 उपकेंद्रों सब सेंटर को कवर करती है। यानी ये जो स्वास्थ्य सहायक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो होती है वह 6 सब सेंटर को कवर करती है, मीन्स 6 उपकेंद्रों को कवर करती है, ठीक है। एक स्वास्थ्य सहायक महिला 6 एएनएम के सुपरविजन एवं गाइडेंस के जिम्मेदार होती है। अब जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ जो वर्कर असिस्टेंट होता है वह 6 एएनएम के सुपरविजन एवं गाइडेंस करता है। मतलब क्या समझे कि जो एक स्वास्थ्य सहायक महिला है वह 6 उपकेंद्रों को कवर करती है। 6 उपकेंद्र को जब कवर करती है तो वह 6 एएनएम को भी जो है गाइड करती है, सुपरविजन करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना मल्टीपर्पज़ वर्क स्कीम के अंतर्गत 30,000 की पॉपुलेशन, ये आप देख लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये तो ऊपर हो ही गया। हाँ, यहाँ वो महिला था, यहाँ पे पुरुष है। जनसंख्या सेम होगा, 30,000 और 20,000 के जनसंख्या पर एक एक जो है आपके पुरुष की नियुक्ति की जाएगी। यानी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है उसमें महिला पुरुष दोनों होता है, समझ लीजिए, समझ गए। और ये सब के सब मल्टीपर्पज़ वर्क स्कीम के अंतर्गत ही किया जाता है, पुरुष और महिला दोनों सहायक का, ठीक है। एक स्वास्थ्य सहायक पुरुष 6 हेल्थ वर्कर के सुपरविजन एवं जो है आपको गाइडेंस के लिए जिम्मेदार होता है, समझ लीजिए। एक जो स्वास्थ्य सहायक है, जिस प्रकार से ऊपर भी आप लोग देखे हैं स्वास्थ्य सहायक महिला, तो उसी प्रकार से यहाँ भी स्वास्थ्य सहायक पुरुष होते हैं जो 6 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सुपरविजन एवं गाइडेंस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका हेल्थ वर्कर होता है, हेल्थ वर्कर चाहे वो पुरुष हो या महिला, हेल्थ वर्कर से ऊपर आपका स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टेंट होता है, ठीक है। तभी तो ये ऊपर होता है, तभी तो ये हेल्थ वर्कर के कामों को जो है सुपरविजन करता है, गाइड करता है। महिला में सहायक आगे होती है, तभी तो जो है हेल्थ वर्कर महिला को काम को गाइडेंस और सुपरविजन करती है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दाई अपने क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य एक सेतु लिंक की तरह काम करती है। अब जो दाई होती है, देखते होइएगा, दाई जो है होती है वह अपने क्षेत्र में समुदाय के सदस्य यानी लोगों के बीच तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मध्य एक सेतु की तरह काम करती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वही एएनएम, ठीक है ना, एएनएम। तो जो दाई होती है वह एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच और गांव के लोगों के बीच जो है वह एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम करती है। ये दाई ही अगर कुछ कराना हो मेडिकल काम, तो ये जो है गांव के लोगों को लेकर ये किनसे संपर्क करेगी? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से। इन दोनों के बीच एक लिंक होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया लोगों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक है। आपको पता होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस प्रक्रिया पढ़े हैं, कुल 5 स्टेप होता है, ठीक है। आकलन असेसमेंट से शुरू होता है और मूल्यांकन तक जो है चलता है, कुल 5 होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये 5 प्रक्रिया, चाहे आपका नर्सिंग प्रक्रिया चरण हो वो भी 5 होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया हो वो भी 5 ही होता है, सेम स्टेप होता है, ठीक है। आगे आइएगा यहाँ पे, तो देखिए एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो होता है यह जो है आपको 3 शब्द से मिलकर बना है, एपिडेमोसलोगस, एपिडेमोसलोगस, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी, एपी का अर्थ होता है एमोंग, मतलब बीच में, सबके बीच में। डेमोस का अर्थ होता है पीपुल अर्थात व्यक्ति, ठीक है। और लोगस का अर्थ होता है साइंस या स्टडी अर्थात विज्ञान। तो कहने का मतलब है एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि लोगों के बीच के स्वास्थ्य के बारे में स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य के चीज़ों के बारे में लोगों के बीच में, एक जनसंख्या के बीच में अध्ययन करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एपी मतलब मध्य, बीच में,
डेमोस मतलब पीपुल, पीपुल के बीच में, व्यक्तियों के बीच में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर एक पहलुओं पर अध्ययन करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार एपिडेमियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ निकलता है लोगों के मध्य पाई जाने वाली घटनाओं का विज्ञान या अध्ययन। यानी लोगों के बीच जो जैसे एक गांव है, गांव के बीच में कौन सी घटना हुआ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कौन इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, यानी लोगों के बीच में पाई जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ रहे हैं। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो किसी पेशेंट में बीमारी के लक्षणों की सीवियरिटी, गंभीरता में आने वाली विभिन्नता को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाना रोग या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि कोई भी मरीज है, ठीक है, कोई भी मरीज है, मरीज में कोई बीमारी है और बीमारी में जो लक्षण है तो वो लक्षण में आने वाली जो विभिन्नता है उसके ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाना रोग या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। यानी एक मरीज है, उसके अंदर बीमारी है और उसका लक्षण में जितना गंभीरता आ रहा है और उसमें जो भी विभिन्नता आ रहा है उसको ग्राफ के रूप में अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे रोग या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा देख सकते हैं, आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा है ऐसे मरीज जिनमें डिजीज के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। मतलब रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, अलक्षणिक होते हैं। ठीक है। उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं देते हैं, वो अलाक्षणिक या सब क्लिनिकल केस कहलाते हैं। मतलब जैसा वैसा मरीज जिसमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे सब क्लिनिक या फिर जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाक्षणिक बोलते हैं। ठीक है। जबकि जिनमें ये लक्षण मौजूद होते हैं उसे लाक्षणिक या क्लिनिकल केसेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सब क्लिनिकल किसे कहते हैं, जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं बीमारी के, उन्हें सब क्लिनिकल कहते हैं, और जिनमें लक्षण जो है दिखाई देते हैं उन्हें क्लिनिकल केसेज कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनाइजेशन द्वारा बच्चों में डेंजरस डिजीज की रोकथाम करना प्राथमिक जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन ये होता है कि जैसे हम हाथ धोते हैं। ठीक है। हाथ क्यों धोते हैं, ताकि इन्फेक्शन से बचा जाए। खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं, ताकि इन्फेक्शन बचा जाए। तो यही जो उपाय हम बीमारी होने से पहले बीमारी से बचने के लिए करते हैं वही हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाता है। ठीक है। जैसे मास्क लगाना, हम रोड पर चलते हैं तो सोचते हैं डस्ट कर्ण पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है प्रवेश कर सकता है, तो क्या करते हैं हम लोग मास्क लगा लेते हैं। तो मास्क लगाना एक प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया। ठीक है। क्योंकि हम रोग अभी हुआ नहीं है, उसको रोकथाम करने का उपाय हम रोग होने से पहले ही करते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाता है। ठीक है। उपाय करना रोग से बचने का, तो वही जो है टीकाकरण भी लिया जाता है। जैसे BCG, तो टीकाकरण की जैसे BCG का टीका लेना, तो बच्चा में ऐसे थोड़ी ना होता है, TB हो गया रहता है तो उसको BCG का टीका सबको देता है, हुआ तो किसी को नहीं रहता है। बचाव के लिए, आगे ये चीज़ें ना होने से पहले ही बच्चे में ही उसको टीका दे दिया जाता है, तो ये फर्स्ट प्रिवेंशन ही हुआ, बीमारी होने से पहले ही दे दिया गया टीका। तो यही आपका टीकाकरण जो होता है यह प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। लाइफ स्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन द्वारा बीमारियों को होने से पहले ही प्रिवेंट कर लेना प्राथमिक प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। जैसे हार्ट के बीमारी से लोग आजकल बहुत पीड़ित होता है, तो वो कब होता है, मोटापा होने पर। तो लोग मोटापा से बहुत सारे बीमारी होते हैं, तो लोग मोटापा से बचने के लिए पहले ही क्या करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं मोटा होंगे, ना दिल का खतरा होगा, ना बीमारी होगा। समझ रहे हैं ना। तो कम से कम लाइफ स्टाइल में हम चेंज करके, खान पान में, रहन सहन में कुछ चीज़ें सावधानियां बरत के हम बीमारी से पहले ही ये सब चीज़ें उपाय जो करते हैं वह प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि इनमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। समझ रहे हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन से तात्पर्य है किसी रोग का, किसी डिजीज का स्टार्टिंग पीरियड में ही निदान, डायग्नोसिस कर उसका उचित उपचार करना, ताकि उसे गंभीर एवं जटिल युक्त कॉम्प्लिकेटेड होने से रोका जाना। देखिए, प्राइमरी में तो बीमारी बिल्कुल नहीं रहता है, फिर भी उसके बचने के उपाय पहले से ही करते हैं कि ये बीमारी ना हो, हम क्या क्या करें, तो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में होता यह है कि किसी डिजीज का हल्का लक्षण होता है। ठीक है। हल्का लक्षण होता है
और हल्का लक्षण होने पर तुरंत उसका जो है हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, निदान करवाते हैं, ताकि इसका उचित उपचार मिल जाए और बीमारी स्टार्टिंग में ही जो है ख़त्म हो जाए। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, समझ गए। तो जटिलता से बचने के लिए बीमारी के स्टार्टिंग में ही निदान करके उसका ट्रीटमेंट कर देना ही जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है। सेकेंडरी में बीमारी स्टार्टिंग रहता है अभी, ठीक है, जिसमें निदान करके बचने का उपाय संभव है। लेकिन जब चीज़ें थर्ड स्टेज में चला जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी डिजीज के शुरुआती अवस्था से आगे बढ़ जाने पर इसकी कारण होने वाले क्षतिग्रस्त, अपंगता, विकलांगता, कष्ट को कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम उपाय करना तृतीयक स्तर की रोकथाम कहलाता है। देखिए, तृतीयक स्तर की जो रोकथाम होता है, यह बीमारी जटिल अवस्था में हो जाता है, ठीक है, और ऐसे बीमारी को सिर्फ उपाय हम कम ही कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी में हो गया कि आप पहले जो है मैनेज कर लीजिए बीमारी से, कौन कौन से उपाय करेंगे जो बीमारी से हम सुरक्षित रह सके, बच सके, तो उपाय प्राइमरी ही रहता है। सेकेंडरी में होता है कि बीमारी हो चुका है, ठीक है, बीमारी हो चुका है, उसको थोड़ा सा लगता है सिम्टम्स, लक्षण वगैरह, तो स्टार्टिंग में ही डायग्नोस्टिक करके उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन टर्शियरी में मामला आता है, तृतीयक रोकथाम में जब मामला आता है तृतीयक स्तर में, तो मामला गड़बड़ा गया रहता है, बहुत ज़्यादा जटिल हो गया रहता है, ठीक है। जटिल कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है बहुत चीज़ें खो दिया रहता है, अब उसे सिर्फ रोकथाम ही आप उसको कर सकते हैं, और यही रोकथाम बीमारी का करना टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है, समझ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तृतीयक स्तर की रोकथाम में शामिल उपाय कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए, टर्शियरी में अपंगताओं को सीमित करना, यानी डिजेबिलिटी जो हो गया है, जैसे कैंसर का भयानक होना, तो उसमें कोई अंग का हो सकता है डैमेज हो जाएगा, कट जाएगा, तो या बहुत सारे कारणों से जो है बीमारी गंभीर होने से अपंगता, डिजेबिलिटी हो जाती है, तो उसको सीमित करना, कम करना, यही आप कर सकते हैं टर्शियरी में, ठीक है। और रिहेबिलिटेट करना, टर्शियरी का उपाय यही है कि आप व्यक्ति को सहायता करें, रिहेबिलिटेट करें, पुनर्वास करें, उसे ट्रेनिंग दें, उसे सिखाएं कि कैसे अब आपको इसके साथ जीवन बिताना है, समझ गए। क्योंकि तृतीयक स्तर में जाने के बाद तो आप सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते बीमारी को, क्योंकि तृतीयक स्तर व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, सीधा समझिए, ठीक है ना। तो ये तृतीयक स्तर होता है, ओके। यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास के अंतर्गत एक असमर्थ तथा अनुत्पादक रोगी को समर्थ एवं उत्पादक रोगी बनाने के लिए विभिन्न चिकित्सीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विधियों से जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि वह व्यक्ति उसके द्वारा संपादित की जा सकने वाली गतिविधियों का अधिकतम स्तर प्राप्त कर सके एवं एक उपयोगी उत्पाद जीवन जी सके। देखिए, बेसिकली रिहेबिलिटेशन जो होता है, आप लोग देखते होइएगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास केंद्र पर होता यह है कि वहाँ पे वैसे आदमियों को रखा जाता है जो खुद से कुछ करने में असमर्थ हो, ठीक है, खुद से अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो, ठीक है। तो उसे समर्थ बनाने के लिए, उसे जो है जीवन में सामान्य तौर पर अपना खुद से जी सके, कैसे आप खुद से जो है, पूरा ज़िंदगी तो उसके साथ कोई रहेगा नहीं, तो एक उसको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है हर एक चीज़ों से, उसे साइकोलॉजिकल, उसे मेडिकल, उसे एजुकेशनल, उसे सोशियोलॉजिकल, उसे व्यावसायिक, सभी तरह से उसे ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है, ताकि आगे चल के अपने जीवन में कुछ जो अनुत्पादक है वो उत्पादक कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। बेसिकली रिहेबिलिटेशन में पुनर्वास यानी फिर से जीवन में उसे वापस लाने के लिए प्रयास कराया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मानव जो है खुद एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन का सोर्स है। अब आप लोग सोचते होंगे कि हमें आसपास गंदगी, जानवर से ही जो है इन्फेक्शन मिलता है और व्यक्ति बहुत जो है सुंदर होता है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, उसी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलाते भी है, ठीक है ना। तो एक इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो खुद मनुष्य भी है, एक बात ध्यान रखिए, ओके। आगे बढ़ता हूँ। एनिमल से ह्यूमन बीइंग तक संक्रामक बीमारियों का संचरण जूनोसिस कहलाता है, यानी जानवर से अगर आदमी तक, ह्यूमन बीइंग्स तक अगर संक्रमण हो रहा है, फैल रहा है, तो वह जूनोसिस कहलाता है, ठीक है। यानी एनिमल से
आदमी में तो जूनोसिस हो जाएगा। किसी संक्रामक बीमारी के इसके संक्रमण स्रोत या संग्रह स्थल से संवेदनशील मेजबान तक पहुंचने की प्रक्रिया रोग संचरण डिजीज ट्रांसमिशन कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी संक्रामक बीमारी के इसके संक्रमण स्रोत या संग्रहण स्थल से संवेदनशील मेजबान यानी सस्पेक्टिबल होस्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया रोग ट्रांसमिशन। जैसे मान गए कोई व्यक्ति है, कोई जगह है या कुछ भी है जो संक्रमित है, ठीक है। अब ये संक्रमित कोई व्यक्ति नॉर्मल जो है वो गया इसके पास में और ये संक्रमित जो है ये मेजबान तक पहुंच गया, तो यही ट्रांसमिशन हो गया, इससे इसमें ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुत्तों द्वारा रेबीज का फैलना, कुत्तों द्वारा रेबीज का फैलना, चूहों द्वारा प्लेग का फैलना, कुत्तों द्वारा लिस्मेनियासिस का फैलना आदि जूनोसिस के उदाहरण है। जैसे कुत्ता काटेगा रेबीज हो जाएगा, चूहा के काटने से प्लेग भी होता है, कुत्तों को काटने से लिस्मोनियासिस भी हो जाता है। तो यह सब जो होता है यह जूनोसिस का एक उदाहरण है, क्योंकि अभी ऊपर में देखे हैं जूनोसिस मतलब जानवरों से आदमियों में फैलना है, ठीक है। आगे है कीटों द्वारा मानव में संचारित होने वाला बीमारी आर्थ्रोपोड जनित बीमारी कहलाती है। कीटों द्वारा जैसे जितने भी कीट पतंग आपको काटते हैं, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा जनित बीमारी के अंदर आता है, समझ गए। आगे बढ़ता हूँ और उदाहरण के तौर पर फीमेल एनाफिलीज मदर यानी मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया का फैलना, घरेलू मक्खी द्वारा टाइफाइड का फैलना। तो ये सब मैंने अभी बता दिया, मच्छर हो, मक्खी हो, कीट पतंग जो भी काटे और उससे अगर कोई बीमारी हो तो आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हो गया, ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो को काटने से मलेरिया होता है और घरेलू मक्खी से टाइफाइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का मेरा थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है समाप्त होता है। आप सभी जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट हैं आप लोग ज़रूर जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा आपको रेगुलर कंटेंट कोई नहीं देगा, एकदम अलग अलग सब्जेक्ट का। आज तीसरा सब्जेक्ट समाप्त हुआ है ना, एक सप्ताह में 6 जो सब्जेक्ट है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और जो 6 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा वो 6 सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू आता रहेगा। ओके, धन्यवाद।